ये सब एक चेतावनी से शुरू होता है जिस पर लिखा होता है इसके आगे माइनस का जाना मना है। जल्द ही हमें पता चलता है कि हम जिम्मी नाम के एक ग्रुप के अड्डे में हैं। ये कुछ नौजवानों का समूह है जो अपने लीडर जिमी क्रिस्टल की आंख बंद करके बात मानते हैं। जिम्मी एक छोटे से बच्चे स्पाइक को घेर लेते हैं। वे उसे गालियां देते हैं, उस पर हंसते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और बेरहमी से उसे परेशान करते हैं। तभी एक सख्त और ताकतवर आवाज उन्हें चुप करा देती है। ये आवाज उनके लीडर जिमी क्रिस्टल की होती है। वह उन्हें याद दिलाता है कि जो होने वाला है वह कोई खेल नहीं है, ये जानलेवा लड़ाई है जिसमें न दया है और न ही रहम। इसके बाद जिमी क्रिस्टल अपने पिता से प्रार्थना करने लगता है जिसे वह डार्क लॉर्ड यानी खुद शैतान कहता है। गंभीर आवाज में वह उससे कहता है कि वह इस लड़के को देखे और तय करे कि क्या वह अपनी कीमत साबित करने के लायक है। सारे जिम्मीज सिर झुका लेते हैं ओल्ड निक के सम्मान में, जिसे वे जिमी क्रिस्टल का पिता और शैतान का जीवित रूप मानते हैं। अब छोटे स्पाइक को मजबूर किया जाता है कि वह जिम्मी ग्रुप में से एक का सामना करे। वह लड़का उससे बड़ा और ताकतवर होता है। वह स्पाइक को बेरहमी से पीटता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर हंसते हुए कहता है कि यह सब सिर्फ एक खेल था और उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। उसी पल लड़का एक छोटी सी गलती का फायदा उठाता है और चाकू उस आदमी की टांग में घोंप देता है। ग्रुप की एक लड़की घायल लड़के की मदद करना चाहती है, लेकिन दूसरा उसे रोक देता है और याद दिलाता है कि नियमों के मुताबिक कोई बीच में नहीं आ सकता। आखिरकार किस्मत या संयोग से चाकू उस आदमी की नस में लग जाता है और वह सबके सामने खून बहाकर मर जाता है। सबके चेहरे सदमे से भर जाते हैं। स्पाइक पूरी तरह से टूट चुका होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसने कितना बड़ा काम कर डाला है। लड़ाई के बाद वह बताता है कि उसका नाम स्पाइक है, लेकिन जिम्मीज का लीडर उससे कहता है कि अब यह नाम उसका नहीं रहा, आज से उसका नया नाम जिमी है। इसके बाद वह मरे हुए जिमी की विग उतारता है। नीचे एक क्रॉस के आकार का निशान दिखता है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और वह लड़का भी उनके साथ चला जाता है, खामोश, सदमे में डूबा हुआ। उधर एक अंधेरे और शांत जंगल में हम एक आदमी को धीरे धीरे फल तोड़ते हुए देखते हैं। अचानक पेड़ों के बीच से इन्फेक्टेड लोगों का एक बड़ा झुंड निकलता है और उसे दौड़ाकर पकड़ने लगता है। उनमें सबसे बड़ा और ताकतवर यानी इन्फेक्टेड का अल्फा उसे पकड़ लेता है। वह उसे जोर से मारता है, जमीन पर फेंक देता है और फिर बेरहमी से उसका सिर पकड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद वह बाकी इन्फेक्टेड लोगों के साथ जश्न मनाता है जैसे कोई बड़ी जीत हासिल हुई हो। इसी बीच हम डॉक्टर इयान केल्सन को देखते हैं जो एक इन्फेक्टेड गर्भवती महिला को शेल्टर से बाहर ले जाकर उसका शरीर दूर ले जा रहा होता है। उसी समय वही संक्रमित शिकारी सैमसन अपने शिकार के बचे हुए हिस्सों को खा रहा होता है। उस क्रूर पल के बीच वह डॉक्टर इयान की धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए गाने की आवाज सुनता है। जिज्ञासा में आकर सैमसन दूर से उसका पीछा करने लगता है। डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भागने की बजाय वह एक खास डिवाइस इस्तेमाल करता है जो इन्फेक्टेड आदमी में मॉर्फिन इंजेक्ट कर देता है और उसे बेबस बना देता है। फिर वह उससे बात करता है और बताता है कि उसका नाम सैमसन है। वह कहता है कि उसने यह नाम उसकी विशाल काया, उसकी पागलपन भरी ताकत और उसके बालों की वजह से रखा है। साथ ही उसने देखा था कि जंगल में शिकार के दौरान वही नया अल्फा बना था। डॉक्टर केल्सन कहता है कि उसे उसके ऊपर एक एहसान है क्योंकि उसने उस दवा से उसे अच्छा महसूस कराया, लेकिन फिर हंसते हुए कहता है कि वह मजाक कर रहा था। उस अजीब मुलाकात के बाद डॉक्टर अपना सामान समेटता है और वापस घर चला जाता है। वह अपने घर के बेसमेंट में उतरता है। वह सारी मोमबत्तियां जलाता है, हल्का सा म्यूजिक लगाता है और धीरे धीरे नाचने लगता है। फिर अपने कपड़े उतार देता है और पुराने पारिवारिक फोटो देखने बैठ जाता है, यादों, तन्हाई और खालीपन में डूबता हुआ। कई घंटे बीत जाते हैं। बाद में हम उसे फिर जंगल में देखते हैं, सैमसन का इंतजार करते हुए। वह एक बार फिर अपनी सेडेटिव वाली बंदूक तैयार करता है और सही जगह पर खड़ा हो जाता है। जब सैमसन सामने आता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसके पास वही चीज है जो वह चाहता है, ऐसा हथियार जो उसे शांत कर सकता है। लेकिन साथ ही वह चेतावनी भी देता है कि अगर सैमसन ने उसे मार दिया और उसका सिर ले लिया तो वह यह कभी हासिल नहीं कर पाएगा। सैमसन इस बार पहले जैसा डरावना नहीं लगता, वह शांति से पास आता है। डॉक्टर मौका देकर उसे सेडेटिव से गोली मार देता है। फिर डॉक्टर उससे बात करने लगता है। वह पूछता है कि क्या वह उसकी बात समझ पा रहा है या कम से कम इतना समझता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। डॉक्टर कहता है कि अगर सैमसन बस एक शब्द भी बोल दे तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। शायद इन्फेक्शन ने उसका दिमाग पूरी तरह खत्म नहीं किया, बस उसे धुंधला कर दिया है। शायद उसके अंदर अब भी पुरानी यादों के कुछ टुकड़े बाकी हैं। शायद सैमसन भी बस शांति चाहता है, थोड़ा सुकून, सांस लेने का एक पल। डॉक्टर यह भी कहता है कि शांति चाहने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी देर आराम करने में कोई गलत बात नहीं। इसी भरोसे के साथ वह खुद को भी सेडेटिव इंजेक्ट कर लेता है और सैमसन के पास ही सो जाता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। जब डॉक्टर की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाता है। वह जिंदा है, बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन सैमसन वहां नहीं है। खुश होकर डॉक्टर अपने बेसमेंट में लौटता है और ज्यादा सेडेटिव बनाने लगता है। तभी सैमसन वापस आता है, हाथों में हिरणों के कटे हुए सिर लिए हुए, एक तरह का तोहफा। उस दिन के बाद सैमसन बार बार डॉक्टर के पास आने लगता है, सिर्फ सेडेटिव लेने के लिए नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए। दोनों साथ समय बिताते हैं, नाचते हैं और बारिश को अपने ऊपर गिरने देते हैं।
सैमसन हैरानी से बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर गिरते हुए महसूस करता है, उन्हें देखता है और यही दृश्य डॉक्टर के दिल को खुशी से भर देता है। दूसरी तरफ हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जो खोपड़ियों से भरा हुआ है, जैसे कोई डरावना स्मारक। बाद में जंगल में 3 लोग उस इलाके को देखने निकलते हैं और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। फल तोड़ते समय उन्हें पास ही एक इन्फेक्टेड दिखता है और वे छिप जाते हैं। लेकिन सबसे उम्र दराज आदमी योनू डरता नहीं। वह कहता है कि अगर उन्हें देख लिया गया तो वह शोर मचाएगा ताकि बाकी लोग भाग सके। बाकी लोग भाग जाते हैं और योनू पीछे रह जाता है, लेकिन इन्फेक्टेड उसकी आवाज सुन लेते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। जब बचे हुए लोग घर लौटते हैं तो वे जॉर्ज को बताते हैं कि उनके पास बुरी खबर है, उन्होंने योनू को खो दिया है। जॉर्ज जवाब देता है कि वे ही अकेले नहीं हैं जिनके पास खबर है, क्योंकि उनके यहाँ मेहमान आए हैं। जिमीज आ चुके हैं। नए आए लोग भूखे जानवरों की तरह खाना खाने लगते हैं, जबकि घर के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या कहें। एक लड़की पूछती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जिमी क्रिस्टल कहता है कि उनका खुले दिल से स्वागत किया गया, उन्हें खाना दिया गया, अच्छे से रखा गया, उनका पेट और उनका दिल दोनों भर दिया गया। लड़की पूछती है कि वे कब जा रहे हैं। जिमी क्रिस्टल ठंडे लहजे में कहता है कि वे कहीं नहीं जा रहे, वे यहीं रहेंगे और वे सबको मारने वाले हैं। लड़की घबराकर बाहर भागती है और तभी हमें पता चलता है कि वह गर्भवती है। इसके बाद जिमी क्रिस्टल अपने एक फॉलोअर जिमी इंक को भेजता है ताकि वह बसने के लिए दूसरी जगह ढूंढ सके। रास्ते में उसका सामना उस आदमी से होता है जिसे हमने पहले देखा था, जो अब संक्रमित हो चुका है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह पहले हमला करती है और किसी तरह बच निकलती है। इधर डॉक्टर और सैमसन अब भी साथ समय बिता रहे हैं। सैमसन के अंदर धीरे धीरे कुछ जागने लगता है, जैसे वह फिर से दुनिया को महसूस करने लगा हो। लेकिन जिमी इंक नई जगह की तलाश में दूर से उन्हें देख लेती है। उधर खलिहान में जिमीज और वह परिवार चुपचाप अंदर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जिमी क्रिस्टल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है कि ओल्ड निक ने देख लिया था कि इंसानियत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और अब कोई भी मुक्ति बाकी नहीं बची। इसलिए ओल्ड निक ने दानवों को आजाद कर दिया, संक्रमितों को छोड़ दिया और भगवान ने कुछ नहीं किया क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। इसी तरह इंसानों की दुनिया ओल्ड निक की जमीन बन गई और उसका राज्य नर्क में बदल गया। फिर ओल्ड निक ने अपने सबसे प्रिय बेटे से बात की, जिसका नाम जिमी क्रिस्टल था। उसने उससे कहा कि वह उसका दाहिना हाथ बनेगा, उसके 7 उंगलियां होंगी और हर उंगली एक पंजा होगी। यही वजह है कि वही उसका वारिस होगा और वही 7 उंगलियां उसके ताज को थामेंगी। इसके बाद जिमी क्रिस्टल खुद को ओल्ड निक का पसंदीदा बेटा बताता है। वह कहता है कि वे धरती पर घूमते हैं, अपने पिता के लिए आत्माएं इकट्ठा करते हैं और लोगों को दान देते हैं। आखिर में वह राज खोलता है कि उसकी 7 उंगलियां ही जिमीज है। फिर जिमी क्रिस्टल आगे बढ़ता है और टेढ़ी मुस्कान के साथ ऐलान करता है कि उनका दान अब शुरू होगा और वह दान होगा शर्ट्स लेना। उसके शब्द किसी सज्जा की तरह गिरते हैं, बिना किसी दया के वे सब पर टूट पड़ते हैं। लोग चीखते हैं, डर से जमे खड़े रहते हैं। ये सब देखकर वह लड़का खुद को संभाल नहीं पाता, उसका पेट मरोड़ खाने लगता है। वह बाहर भागता है, गलियारे में उल्टी कर देता है, पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसी पल जिमी इंक वहां पहुंचती है। वह अभी अभी ग्रुप के लिए नई जगह ढूंढ कर लौटी होती है। वह उसे ठंडे लहजे में देखती है और कहती है कि वहीं खड़ा रहे, गहरी सांस ले और खुद को शांत करे, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। दूसरी तरफ सैमसन को हम खोपड़ियों के टॉवर के पास देखते हैं। चारों ओर समय से सफेद पड़ी हड्डियां हैं और वह डॉक्टर के पास खड़ा है। हवा उन अवशेषों के बीच से गुजरती है जैसे पुरानी आवाजें फुसफुसा रही हों। डॉक्टर, जिसका नाम सीरियस है, उससे कहता है कि उन्हें बात करनी होगी। वह मानता है कि जो दवा वह उसे दे रहा है वह सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि कई पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ताकतवर मॉर्फिन है। लेकिन एक समस्या है, जिस मात्रा में वह दवा देता है उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही बची है और पिछले 28 सालों में वह 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है, लेकिन एक बूंद भी और नहीं मिली। यानी जो अजीब सा सुकून वह उसे दे पा रहा था उसका अंत तय है। फिर भी डॉक्टर कहता है कि उसके पास देने के लिए कुछ और है, एक अलग तरह की शांति, उसके पास रहने का घर, ऐसी शांति जो बोतलों या सुइयों पर निर्भर नहीं है। वह मानता है कि शायद इसी वजह से वे दोस्त बने। फिर बहुत धीमी, लगभग कांपती आवाज में वह कहता है कि अगर सैमसन उसकी इजाजत दे दे, बस किसी छोटे से इशारे से भी, तो वह उसे हमेशा के लिए आराम दे सकता है। वह इसे प्यार की तरह पेश करता है और तभी चमत्कार होता है। सैमसन धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है जैसे उसे बोलना याद आ रहा हो और बस एक शब्द कहता है, मून। डॉक्टर वहीं जम जाता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह एक शब्द उसकी पूरी जिंदगी की तलाश से कहीं ज्यादा कीमती होता है। इधर जिमी क्रिस्टल अपने लोगों को इकट्ठा करता है और टॉम की ओर इशारा करता है, वही आदमी जो गर्भवती लड़की के साथ जंगल गया था। वह कहता है कि उसे ऐसे मजबूत पंजे चाहिए जो ओल्ड निक का ताज थामने के काबिल हो। वह टॉम को आदेश देता है कि वह किसी एक जिमी को लड़ाई के लिए चुने। अगर वह जीत गया तो उसकी जगह ले लेगा और उसे भी जिमी कहा जाएगा। अगर हार गया तो उसे दान मिलेगा और अगर मना किया तो भी दान मिलेगा। टॉम जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह जिमी माँ को चुनता है। जिमी क्रिस्टल अपने हाथ उठाता है और फिर से अपने अंधेरे पिता के नाम पर प्रार्थना करता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन टॉम के पास ताकत नहीं बची होती। उसके वार धीमे और कमजोर होते हैं।
जिमी माँ बिना रहम के उसे मारता है, गिरा देता है, अपमानित करता है। जब वह उसे खत्म करने ही वाला होता है तो रुक जाता है। एक क्रूर मुस्कान के साथ जिमी क्रिस्टल से और आगे जाने की इजाजत मांगता है। तभी पीछे से एक साया कूदता है। वह वही गर्भवती लड़की होती है जिसने सब कुछ देखा था। गुस्से और बेबसी से भरी चीख के साथ वह जिमी माँ पर टूट पड़ती है और उसे मार देती है। इस डरावने खेल को रोक देती है, जबकि वह जानती है कि ऐसा करके उसने अपनी किस्मत पर खुद ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन तभी सब उसे देख लेते हैं और अब हर कोई उसके पीछे दौड़ पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। टॉम, जो पहले से ही घायल है और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, घिसटते हुए एक गैस टैंक तक पहुंचता है और अपनी बची खुची ताकत से उसे आग लगा देता है। जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें कई जिमीज को अपनी चपेट में ले लेती हैं। हवा में चीखें गूंजने लगती हैं। इसी तरह टॉम जिमी क्रिस्टल की उंगलियों को, उसके सबसे वफादार अनुयायियों को आग और दर्द से दाग देता है। स्पाइक और जिमी इंक बाहर होते हैं जब वे चीखें सुनते हैं। वे दौड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि जिमीज आग में जलते हुए साए की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें से एक जमीन पर गिर जाता है और आग की लपटों में मर जाता है। इसी बीच गर्भवती लड़की भागने में कामयाब हो जाती है। लड़का उसे भागते हुए देखता है और तभी नेता उसे उसके पीछे जाने का हुक्म देता है। स्पाइक दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। वह उससे गिड़गिड़ाता है कि उसे भी साथ ले चले। कहता है कि वह इस शापित जगह पर नहीं रहना चाहता, लेकिन डर से कांपती हुई वह लड़की उसे धक्का मारती है और बिना पीछे देखे दौड़ती चली जाती है। स्पाइक वहीं खड़ा रह जाता है, उसे पेड़ों के बीच गायब होते हुए देखता है, फिर सिर झुकाए वापस लौट जाता है। जब जिमी क्रिस्टल देखता है कि स्पाइक ने उस औरत को भाग जाने दिया तो वह गुस्से से फट पड़ता है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है जब वह कहता है कि वह ओल्ड निक को बुलाएगा और लड़के के बारे में उससे पूछेगा। लेकिन जिमी इंक बीच में रोकती है। वह याद दिलाती है कि वे जब चाहें तब ओल्ड निक को नहीं बुला सकते, कि ओल्ड निक सिर्फ तब आता है जब उसे ठीक लगता है। वो कहती है कि उसने उसे देखा है। उसकी त्वचा लाल थी, वह बूढ़ा था और खोपड़ियों के एक स्तंभ के पास खड़ा था। उसके पैरों के पास एक अल्फा अपने मालिक के सामने मेमने की तरह घुटनों पर झुका हुआ था। इसलिए वह कहती है कि लड़के की किस्मत का फैसला ओल्ड निक पर ही छोड़ देना चाहिए। इधर डॉक्टर अपनी खोज में लगा रहता है। वह किताबें पढ़ता है, पुराने नोट्स देखता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है। घबराकर वह सैमसन को ढूंढने बाहर निकलता है। उसी वक्त जिमीज भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, दूर से उस पर नजर रखते हुए। जिमी क्रिस्टल समझ जाता है कि वाकई कोई बूढ़ा आदमी है जो उस वर्णन से मेल खाता है। और भले ही वह जानता है कि वह अब तक झूठ बोलता रहा है और ओल्ड निक असल में मौजूद नहीं है, फिर भी वह अपने वफादार अनुयायियों को खोना नहीं चाहता। इसलिए वह उनसे कहता है कि ओल्ड निक वही है। वे पूछते हैं कि क्या वे उससे मिलने जा रहे हैं, क्या वे उसे देख पाएंगे, लेकिन जिमी क्रिस्टल कहता है कि उसे पहले अकेले उससे बात करनी होगी। वह उन्हें वहीं रुकने का आदेश देता है। फिर जिमी क्रिस्टल अकेला आगे बढ़ता है, कदम दर कदम, जब तक कि वह खोपड़ियों के उस विशाल टावर के सामने नहीं पहुंच जाता जहां खामोशी किसी बद्दुआ की तरह लगती है और हर हड्डी मौत की कहानियां फुसफुसाती हुई महसूस होती है। जिमी धीरे धीरे डॉक्टर के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। वह उसे ऐसे देखता है जैसे किसी पवित्र और डरावनी चीज के सामने खड़ा हो। कांपती आवाज में वह पूछता है कि क्या वह ओल्ड निक है। डॉक्टर थके हुए और गहरी उदासी के साथ उसे देखता है और कहता है कि नहीं, वह न कोई भगवान है और न कोई दानव। वह समझाता है कि अगर ओल्ड निक से उसका मतलब शैतान है तो वह गलत है। वह सिर्फ एक इंसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह खोपड़ियों के टावर की ओर इशारा करके कहता है कि यह कोई वेदी नहीं है, बल्कि मरे हुओं की याद में बना एक स्मारक है, उन लोगों के लिए जिनके लिए कभी किसी ने आंसू नहीं बहाए। वह बताता है कि उसकी त्वचा का रंग ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हर दिन आयोडीन लगाता है ताकि उस वायरस को मार सके जो संक्रमण फैलाता है। फिर वह एक ऐसी बात कहता है जो जिमी को अंदर तक हिला देती है। ये संक्रमण नर्क से नहीं आया, ये इंसानी हाथों से आई विज्ञान की नाकामी है, उन लोगों की कोशिश का नतीजा जिन्होंने भगवान बनने की कोशिश की और असफल हो गए। इसके बाद डॉक्टर समझ जाता है कि जिमी क्रिस्टल सिर्फ शैतान में विश्वास नहीं करता बल्कि उसके लिए जीता है। लेकिन जब जिमी अपने पिता की बात करता है तो उसकी आवाज टूट जाती है। वह मान लेता है कि उसने उसे कभी सच में देखा नहीं है। वह सिर्फ कभी कभी उसे अपने सिर के अंदर एक फुसफुसाहट की तरह सुनता है, एक आवाज जो उसे रास्ता दिखाती है, उसे धकेलती है, बताती है कि क्या करना है और जो उसे डराती है भले ही वह इसे मानने को तैयार ना हो। दूर कहीं लड़का स्पाइक जिमी इंक से बात कर रहा होता है। उसकी मासूमियत पहले ही टूट चुकी होती है। वह उससे कहता है कि शायद ओल्ड निक कुछ भी नहीं है, बस एक अजीब सा अकेला बूढ़ा आदमी है और उन्हें बस उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जिमी इंक मानना चाहती है कि यह सच नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ शंका उठती है। उसे याद आता है कि जब जिमी क्रिस्टल दूरबीन से देख रहा था उसने कभी यह नहीं कहा कि उसने अपने पिता को देखा। उसने बस कहा कि उसने उसे महसूस किया। और पहली बार वह सोचती है कि क्या जो कुछ भी उन्होंने फॉलो किया वह सब सिर्फ एक बड़ा झूठ तो नहीं है। इसी बीच जिमी क्रिस्टल डॉक्टर से बात करता रहता है। वह बताता है कि जब सब शुरू हुआ, जब इन्फेक्टेड लोग अंधेरी लहर की तरह आए, तब वह एक चर्च के पास रहता था। वह कहता है कि उसका पिता उनके बीच चलता था, उन्हें खोए हुए भेड़ों की तरह मार्गदर्शन करता था और बार बार एक पंक्ति दोहराता था जिसे वह कभी नहीं भूला, चैरिटी ही घर है। यही आखिरी बार था जब उसने उसे देखा। फिर वह सिर झुकाकर अपने डर को स्वीकार करता है। उसके अनुयायी सोचते हैं कि डॉक्टर ही ओल्ड निक है। अगर वह कह दे कि वह नहीं है तो वह उन्हें खो सकता है, और अगर वह उन्हें खो देता है तो वे उसे मार सकते हैं। उसकी आवाज अब पैगंबर जैसी नहीं लगती, वह एक फंसे हुए इंसान की तरह लगती है।
वो डॉक्टर से कहता है कि वह फंसा हुआ है, कि वह सच नहीं बता सकता बिना अपनी बनाई दुनिया को नष्ट किए। फिर वह डॉक्टर को एक सौदा ऑफर करता है, उसे ओल्ड निक बनने का नाटक करना होगा, वरना जिमी क्रिस्टल उसे मार देगा। वह डॉक्टर की ओर झुकता है, मुस्कान के साथ जो कुछ भी अच्छा वादा नहीं करती, और फिर पीछे मुड़कर चला जाता है। उसके बाद वह अपने जिमी से कहता है कि अगले दिन ओल्ड निक एक शो पेश करेगा। किसी को उसके पास जाने की इजाजत नहीं है, किसी को उसे छूने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो भी छुएगा वह आग में जल जाएगा। केवल उसका चुना हुआ बेटा ही उसके बगल में खड़ा हो सकता है। ये चेतावनी नहीं बल्कि सजा जैसी लगती है। फिर डॉक्टर सैमसन के सामने बैठता है, टॉवर पर खोपड़ियों को हवा हिलाती है जैसे वे फुसफुसा रही हो। डॉक्टर टूटी हुई आवाज में कहता है कि वह डर गया था जब जिमी क्रिस्टल ने उसे धमकाया। पहली बार उसने मौत को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि नजदीकी चीज के रूप में सोचा। उसने सैमसन को अकेला देखा, खोया हुआ, किसी का नाम नहीं पुकारने वाला। इसलिए वह कहता है कि अब वह कुछ अलग करने वाला है, वह असंभव को आजमाने वाला है। वह बताता है कि उसने सालों तक संक्रमण का अध्ययन किया है, उसकी बर्बर ताकत, खाली आंखें, गायब होती जुबान, लेकिन कुछ और भी अंधेरा है। उसे लगता है कि मन में घाव है। उसने देखा है कि संक्रमित बिना किसी कारण के बच्चों और शिशुओं को मारते हैं। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि वे चीजें देखते हैं जो वास्तविक नहीं है। एक डॉक्टर इसे साइकोसिस कहेगा, और अगर यह साइकोसिस है तो इसे ठीक किया जा सकता है। वह निश्चित नहीं है लेकिन कोशिश करना चाहता है, क्योंकि सैमसन सिर्फ एक राक्षस नहीं है। वह उसने मून कहा और यह सब बदल देता है। वह सैमसन को खुद बनाई हुई कुछ गोलियां देता है। वह उससे कहता है कि उन्हें खाओ, उस पर भरोसा करो, न कि संक्रमित के रूप में, न मरीज के रूप में, बल्कि दोस्त के रूप में। सुबह होते ही स्पाइक पेड़ों के बीच एक छाया की तरह चलता है। वह भागना चाहता है, वह उस समूह से दूर जिंदा रहना चाहता है, लेकिन अचानक एक संक्रमित उसके सामने आ जाता है। स्पाइक नहीं भागता, वह पूरी ताकत, डर, गुस्सा और हताशा के साथ लड़ता है और जीत जाता है। वह उसे मार देता है। तभी एक जिमी सामने आता है। उसे लगता है कि स्पाइक भागने की कोशिश कर रहा है। वह चिल्लाता है कि अपनी परीक्षा के दौरान स्पाइक ने उसके सबसे अच्छे दोस्त की टांग काटी थी और आज उसे इसका भुगतान करना होगा। वह उसे मारने के लिए हथियार उठाता है। स्पाइक अपनी आंखें बंद कर देता है और हार मान लेता है, लेकिन मौत नहीं आती। इसके बजाय जिमी इंक, उसकी एकमात्र दोस्त, आती है। वह बिना हिचकिचाए उस जिमी को मार देती है। वह वहीं खड़ी स्पाइक की ओर देखती है, अभी भी सांस ले रही है, और धीरे से कहती है कि अब वह उसका एकमात्र दोस्त है, उसका एकमात्र साथी इस दुनिया में जहां कोई रहम नहीं है। वह कहती है कि उसने हर जगह चलकर देखा है कि लोग भरोसा करने, अलग होने या यह सोचने पर मरते हैं कि वे अकेले सब कर सकते हैं। इसलिए वह उससे विनती करती है कि वह उसे कभी अकेला न छोड़े, हमेशा उसके पास रहे, क्योंकि बाहर केवल खतरा है और कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। फिर वे साथ चलते हैं जहां जिमी क्रिस्टल है, उसे बताते हैं कि क्या हुआ। वे समझाते हैं कि उसके लोगों में से एक ने जिमी इंक को मारने की कोशिश की थी और उसने बस अपनी रक्षा की। लेकिन जिमी क्रिस्टल उन्हें ठंडे अंदाज में देखता है, जैसे वह एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच उसी रात ओल्ड निक के सामने तय होगा, और जब वह वहां होगा कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। उसके बाद डॉक्टर सैमसन को ढूंढने बाहर जाता है। वह थकी हुई आवाज में उसे बुलाता है, खोपड़ियों के टॉवर, जंगल और खाली रास्तों में घूमते हुए, लेकिन सैमसन दिखाई नहीं देता। सच ये है कि सैमसन बहुत दूर है, बर्फीली नदी में खुद को धो रहा है। फिर वह धीरे धीरे चलता है, लाचार जैसे कोई फिर से अपने शरीर को सीख रहा हो। वह एक परित्यक्त बस तक पहुंचता है और अंदर बैठ जाता है, टूटी हुई सीटों और बिना शीशों वाली खिड़कियों के बीच। यादें लौटती हैं उसका जीवन पहले, उसका नाम जब वह अभी भी इंसान था, तो उसकी आवाज। वह बोलने की कोशिश करता है और शब्द धीरे धीरे झुकते हुए लेकिन असली निकलते हैं। एक पल के लिए वह फिर से खुद बन जाता है, लेकिन कदमों की आवाज उसे वापस खींचती है। संक्रमित पहुंचते हैं और उसे घेरे में ले लेते हैं। सैमसन उठता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, उन्हें मारता, पीछे फेंकता, एक एक करके हर किसी को, लेकिन बहुत सारे हैं और नए आते रहते हैं। इसी बीच डॉक्टर अपनी किताबों में हिलती हुई हाथों से देखता है। वह बोतलें मिलाता है, मोमबत्तियां जलाता है, संगीत ढूंढता है। वो जानता है कि वही रात सब तय करेगी। वो जिमी के डर का इस्तेमाल उन्हें अपने आप में फंसाने के लिए करना चाहता है, ताकि जीवन बचाया जा सके। वह घंटों अपना शो तैयार करता है, नहीं जानता कि काम करेगा या नहीं, लेकिन जानता है कि कुछ न करना और भी बुरा होगा। रात होते ही जिमी क्रिस्टल के नेतृत्व में अंधेरी जुलूस की तरह चलते हैं। वे खोपड़ियों के टॉवर तक पहुंचते हैं और वहां डॉक्टर प्रकट होता है। वह गाता है, आवाज उसकी नहीं लगती, जैसे उसने अपना शरीर किसी बड़े शक्ति को दे दिया हो। फिर वह आग के साथ खेलता है, उसे हवा में घुमाता है और सभी के सामने जो स्तब्ध है वह उन्हें दबा देता है, ताकि वे सोचें कि वे एक भगवान को देख रहे हैं। वह शैतान से जुड़ा रिकॉर्ड भी चलाता है, ताकि सब कुछ और असली और तीव्र लगे। अंत में डॉक्टर ओल्ड निक बनकर उनके सामने उठता है और पुकारता है। उसकी आवाज किसी दूसरी दुनिया से आने जैसी लगती है। वो कहता है कि वह डार्क लॉर्ड है, कि वह उनसे बात करने लौटा है और उसके बेटे को उसके वफादार अंगुलियां यानी जिमीज उसके हर शब्द का पालन करना चाहिए। फिर वह स्पाइक की ओर देखता है और उसे पहचानता है। इसके बाद वह एक अंतिम आदेश देता है, अंगुलियों को जिमी क्रिस्टल को मारना होगा, जैसे उन्होंने कभी यीशु की बलि दी थी। वह कहता है कि यही कर्म उनके विश्वास को पक्का करेगा, लेकिन जिमी क्रिस्टल मूर्ख नहीं है। वह उसे देखता है, सुनता है और अचानक मुस्कुराता है।
वह समझ जाता है कि सब नकली है। वह आगे बढ़ता है, चिल्लाता है कि यह आदमी कोई भगवान नहीं है, ये सब झूठ है, और किसी के रोकने से पहले वह डॉक्टर को छुरा मार देता है। खून जमीन पर गिरता है और खामोशी टूटती है। जिमीज हिचकिचाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर सब कुछ विस्फोटित हो जाता है। कुछ बाकी बनते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ हमला करते हैं। इस अराजकता के बीच जिमी इंक एक फैसला करती है। वह बाकी जिमीज के पीछे पीछे जाती है, लेकिन स्पाइक को छोड़कर। अपने आंसुओं और गुस्से भरी आंखों के साथ वह घायल डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि वह उसके लिए एक आखिरी काम करेगी, उसका अंतिम आदेश पूरा करेगी। फिर वह जिमी क्रिस्टल की ओर बढ़ती है और उसे मार देती है, उस आदमी को खत्म करती है जिसने उन्हें खून और झूठ के रास्ते पर ले जाया था। उसके बाद स्पाइक वहीं खड़ा रहता है, ये नहीं जानकर कि क्या महसूस करे। लड़की उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वे साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में वह आखिरकार अपना असली नाम बताती है, केली। वे जिमी क्रिस्टल को लटका हुआ छोड़ देते हैं, जो सब कुछ नकली और क्रूर का प्रतीक बन जाता है, और डॉक्टर जमीन पर पड़ा रहता है। जब सभी चले जाते हैं, सैमसन दिखाई देता है। वह धीरे धीरे चलता है, गिरे हुए डॉक्टर को देखता है। वह उससे बात करता है, धन्यवाद कहता है। उसके मन में कुछ बदल गया है, प्रयोग काम कर गया। वह अब सिर्फ एक दानव नहीं है। डॉक्टर यान वहीं चुपचाप मर जाता है, ये जानते हुए कि कम से कम एक जीवन अंधकार से बाहर निकल गया। सैमसन उसके शरीर को धीरे से उठाता है और ले जाता है, जैसे यह उसके पास बची सबसे कीमती चीज हो। इस बीच जिमी क्रिस्टल, जो अभी भी जीवित है, अपने ही झूठ के क्रॉस पर रोता रहता है जब तक सैमसन वापस नहीं आता और उसे खत्म नहीं करता। बाद में हम देखते हैं कि जिमी एक गरीब टूटे फूटे घर में है। वह सैम के साथ दर्शन शास्त्र के बारे में बात करता है, उसे अगले दिन की परीक्षा की तैयारी में मदद करता है। वे इतिहास, विचारों और इंसान होने का मतलब समझते हैं। अचानक सैम एक आवाज सुनता है। जब वे बाहर देखते हैं तो स्पाइक और केली भागते हुए दिखाई देते हैं। पीछे से इन्फेक्टेड उनका पीछा कर रहे हैं। बिना सोचे समझे जिम और सैम मदद करने दौड़ पड़ते हैं, और ऐसे भागने, डर और आशा के बीच ये कहानी समाप्त होती है। लोग जो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंसान बने रहने का दम रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं।